Good afternoon, everyone. Today we'll talk about magnetic resonance perfusion weighted imaging. So, what is magnetic perfusion weighted actually imaging? Basically, there are certain phenomena that are happening within the human body, and I told you that earlier कि मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास इस तरह के फिनोमेना होते हैं. अब परफ्यूजन भी एक चीज होती है जो कि हमारी बॉडी में हो रही होती है. तो एमआरआई के बेसिस पे उस परफ्यूजन को जो हो रहा होता है उसी को टारगेट करके अगर हम इमेजिंग कर रहे होते हैं सो उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस परफ्यूजन. सो व्हाट इज परफ्यूजन? परफ्यूजन इज बेसिकली कि द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल दैट इज हैपनिंग. बॉडी में परफ्यूजन बहुत सारी जगहों पे होती है, ठीक है ना. खासतौर पे सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है ब्लड. ब्लड क्या करता है कि फूड ऑक्सीजन लेके एक पर्टिकुलर टिश्यू या एक पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाता है, तो वहां पे जाके परफ्यूजन प्रोसेस हो रहा होता है. उसी को टारगेट करके जब हम एमआर इमेजिंग कर रहे होते हैं दैट्स कॉल्ड परफ्यूजन, मैग्नेटिक रेजोनेंस परफ्यूजन. The learning outcome of this lecture is introduction to magnetic resonance imaging perfusion. What are the principle of the MRP imaging, and there are two methods in it. One is the endogenous contrast study and the other is exogenous contrast study. By endogenous contrast study we means that something that will be you will be using it जो कि हमारे बॉडी के अंदर है, ठीक है ना. इसको हम कहते हैं endogenous contrast agent. like for example blood है हमारे पास. दूसरा हमारे पास एक्सोजीनियस कंट्रास्ट एजेंट है. एक्सोजीनियस कंट्रास्ट एजेंट वो चीज है कि हम बाहर से कोई चीज इंट्रोड्यूस करवा के दे के एक पेशेंट को वहां से आप क्या करते हैं स्टडी कर लेते हैं उसी के बेसिस पे, तो इसको हम कहते हैं एक्सोजीनियस कंट्रास्ट स्टडी. फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी और लीकनेस. परमिएबिलिटी एंड लीकनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खास तौर पे जब हमारे पास परफ्यूजन हो रहा होता हो. तो जब परफ्यूजन हो रहा है वहीं पे अगर कहीं पे लीकनेस है और परमिएबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज्ड है देन देयर विल बी इश्यूज. तो इस वजह से हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि एमआरपी इन वेरियस डिजीजेस एंड देन देयर आर अदर क्लिनिकल कंडीशन इन विच द एमआरपी जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस परफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम साथ साथ पढ़ेंगे. दिस इमेज जो कि आप राइट साइड पे आप देख सकते हैं, दिस वेरी ब्यूटीफुल इमेज appears in a blue, green, yellow or red. It's basically something that the perfusion जहाँ पे perfusion ज्यादा हो रहा है वहां पे वो बहुत ज्यादा red है, और उसके बाद जब mild हो रहा है it's in the yellow. फिर it goes down all the way जहाँ जो हमारे पास बिल्कुल blue areas है वहां पे perfusion बहुत कम हो रही होती है. तो जहाँ ज्यादा होगी वहां पे हमारे पास बहुत bright या जो रेड हमारे पास है वो कलर हमें हमारे पास शो हो जाएगा. तो उसी से हमें पता होगा कि यहाँ पे परफ्यूजन ज्यादा है और दूसरी जगह पे कम है. और बेसिकली परफ्यूजन है क्या, इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताऊंगा कि खासतौर पे इसमें हम दो चीजें देखते हैं. फर्स्ट इज ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो जहां हो रही है वहां पे हमने देखना होता है कि वहां पे एनहांसमेंट है कि नहीं है, ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज तो नहीं है. एंड देन अनदर थिंग इज द मेटाबॉलिज्म. सो ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ह्यूमन टिश्यूज, ये दो चीजें हम देखते हैं. मेटाबॉलिज्म इज हैपनिंग ऑल द टाइम विद इन द ह्यूमन सेल एट द लेवल जो कि हमारे पास द बेसिक पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, एज यू आर वेल अवेयर ऑफ इट. अब मामला क्या है कि इसी को जो हमारे पास पहले इस तरह की स्टडीज होती थी, वी वर यूजिंग सम ऑफ द ट्रेसर्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन. न्यूक्लियर मेडिसिन क्या चीज है? न्यूक्लियर मेडिसिन इज अ फील्ड ऑफ मेडिकल इमेजिंग जिसमें हम आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स देके इंजेक्ट करते हैं विद इन द ह्यूमन बॉडी वेयर देयर इज द हाई वेस्कुलरिटी. जो जहां पे दो चीजें होती है किसी भी ट्यूमर में, एक तो वहां वेस्कुलरिटी ज्यादा होती है और दूसरी बात यह है कि वहां पे मेटाबॉलिज्म हाई हो रहा होता है. तो ये दो बहुत स्पेसिफिक जो है हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर जो ट्यूमर है या वहां पे कोई एबनॉर्मलिटी है. तो खास तौर पे जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन में आइसोटोप्स देते हैं, रेडियो आइसोटोप, जहां ब्लड फ्लो ज्यादा हो वहां पे ये चीज जाके जो आइसोटोप्स है रेडियो आइसोटोप्स वहां पे ये एक्युमुलेट हो जाते हैं, और जहां मेटाबॉलिज्म हाई हो वहां पे भी एक्युमुलेट हो जाते हैं. यूजिंग द gamma cameras we are getting some of the images based on the nuclear medicine. So ये पहले हमारे पास तरीका था, आजकल भी यही तरीका इस्तेमाल होता है, but we are using the PET scan.
What is PET scan? It's positron emission computed tomography. Positron emission tomography. If the CT has been used, we call it the PET CT, जिसको computed tomography साथ लगाते हैं. अगर MRI बेस कर रहे हैं, so we called it the PET MRI. अब हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन, शायद आप लोगों को पहले शायद आइडिया हो या ना हो, बट मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा. जो पेट स्कैन है, पॉजिट्रॉन इमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ये चीज है कि हम रेडियो आइसोटोप्स देके वहां पे हमारे पास पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है, फिर वहां पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास गेमा कैमरा ही होता है. वहां से जो पर्टिकुलर एरिया पे ये प्रोसेस हो रहा होता है, वहीं से जब इमिशन होती है, उसको जब हम पॉजिट्रॉन की इमिशन होती है, उसको जब हम कैप्चर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेट स्कैन. ये काफी एक्सपेंसिव हमारे पास जो मशीन है ये होती है. दूसरा ये कि अगर ज्यादा तौर पर हम ट्रेसर इस्तेमाल करते हैं एज एन रेडियो आइसोटोप्स खास तौर पे, तो रेडियो आइसोटोप्स अवेलेबिलिटी भी होना. दूसरा ये है कि खास तौर पे पेशेंट की जो स्टडी है, इट टेक्स अ टाइम एज वेल. तो काफी एक्सपेंसिव मॉडलिटी है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन और सीटी या एमआर दोनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करके पेट स्कैन या पेट एमआरआई इस्तेमाल करते हैं. अब दो तीन चीजें हैं जो कि हमारे पास पेट स्कैन में लैकिंग है. फर्स्ट थिंग इज स्पेशल रिजोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल रिजोल्यूशन? स्पेशल रिजोल्यूशन मींस द एलोकेशन के वही पर्टिकुलर एरिया से हमारे पास ये सिग्नल आया है, उस एरिया को डिफरेंशिएट करना, वो उसको हम कहते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन. इसमें ये लैकिंग है पेट स्कैन में. दूसरा ये कि टेम्पोरल रिजोल्यूशन. टेम्पोरल रिजोल्यूशन इसी मैग्नेटिक रेजोनेंस परफ्यूजन में इस चीज को कहेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया पे जब एनहांसमेंट होती है, वो एनहांसमेंट अगर हम अचीव करते हैं तो हम कहते हैं कि इसकी टेम्पोरल रिजोल्यूशन अच्छी है. फॉर एग्जांपल कंट्रास्ट इस्तेमाल करके एक पर्टिकुलर एरिया को उसी टाइम पे जब आप उससे एनहांसमेंट लेते हैं सिग्नल की, उसको हम कहेंगे टेम्पोरल रिजोल्यूशन. लेकिन ये दो चीजें पेट स्कैन में लैकिंग करती है, कम में. एक और चीज जो कम है, वी कॉल इट द स्पेसिफिसिटी. अब स्पेसिफिसिटी क्या है? दो चीजें हम रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं. वन इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, द अदर इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी. अब सेंसिटिविटी क्या चीज है कि द डिग्री ऑफ द डिटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज. एक डिजीज को जब हम करेक्टली डायग्नोज करते हैं, ट्रूली डायग्नोज करते हैं, उसको हम कहते हैं सेंसिटिविटी. अब कोई डिजीज नहीं है और उस डिजीज को डायग्नोज नहीं करते, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी. अब इसमें भी ये मामला है कि ये फॉल्स रीडिंग दे सकते हैं हमें, और जहां पे हमारे पास डिजीज ना हो, ये ट्रूली इसकी स्पेसिफिसिटी मतलब वो भी लैकिंग करती है. अब हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस में इन दो चीजों को, जो सेंसिटिविटी है, स्पेसिफिसिटी है, इसको हम रिसर्च में मेजर करते हैं बाय DA, वी कॉल इट द डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी. अब क्यों हम कहते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिसिटी कम है? इस वजह से हम कहते हैं कि जब रिसर्च स्टडीज कंडक्ट की गई है तो वो हमें बताती है कि द स्पेसिफिसिटी ऑफ द MRP इन पेट इज वेरी वेरी लो. ठीक है ना? सो असल में पेट में लैकिंग है, पेट में ये चीज नहीं है. अब जब ये बराक्स उस चीज के हमारे पास जो टेक्निक आई है, वो हमारे पास दो चीजें हैं. वन इज द सीटी बेस्ड परफ्यूजन एंड द अदर इज द MRI बेस्ड परफ्यूजन. ये दोनों क्यों है? क्योंकि इसमें जो स्पेशल रिजोल्यूशन है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन है और स्पेसिफिसिटी है, ये तीनों चीजें हमारे पास सीटी या MR परफ्यूजन बेसिस पे ये उसकी जो लिमिट्स है इन पेट स्कैन की, इनमें ये लिमिट्स नहीं है, इसमें ये मेरिट्स है, ये इसके प्लस पॉइंट्स है कि इसमें हम डायग्नोस कर सकते हैं. तो मैं इसको जरा इस तरह आपको बताऊंगा और शॉर्ट करके कि हमारे पास ठीक है न्यूक्लियर मेडिसिन इस्तेमाल होती है, उससे अच्छी हमारे पास स्टडी आई पेट की. अब पेट में जो स्टडी है उससे अच्छी हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो MR या CT के आते हैं. और आपको पता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि CT कंपैरेटिवली MR जो है, ये पेट स्कैन में, न्यूक्लियर मेडिसिन में, CT स्कैन, इन सब में रेडिएशन है. और दूसरा ये कि ये रेजोल्यूशन वगैरह भी सॉफ्ट टिश्यूज की इतनी अच्छी नजर नहीं आती, तो इस वजह से MRI बहुत ज्यादा सुपीरियर है. तो हमारे पास दो किस्म की हमारे पास MRI बेस्ड स्टडीज है. वन इज द एक्सोजीनियस कंट्रास्ट एजेंट, जिसमें हम गैडोलिनियम इस्तेमाल करते हैं. इसको काफी डिटेल में आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसके फिनोमेना क्या है. एंड द अदर वन इज द इंडोजीनियस कंट्रास्ट एजेंट, जिसमें हम कंट्रास्ट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते.
अब प्रिंसिपल में क्या है कि आपको पता है कि द the passage of the blood from the arteries to the veins is happening while the through the micro vascularization or micro circulation. अब हमारे पास किसी भी सेल के इर्द गिर्द there is a capillary bed at the cellular level. That's how the arterioles supplies to actually they're forming this capillary bed, and this exchange is happening, perfusion is happening at this level. So that's why it's very, very important. Although there is another condition called the AV anastomosis, but anastomosis is something that they are having equal, like the blood is flowing straight away. It's not being divided at the cellular level, तो वो divide नहीं होती. यहाँ आप देखें तो कैपिलरीज लेवल तक की डिवाइड होके यहाँ पे एक्सचेंज हो रही होती है. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, आपको देखिए ये सिर्फ इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ब्लड एक्सचेंज हो रही है. द ब्लड एक्सचेंज आर टेकिंग टू थिंग्स, वन इज द ऑक्सीजन, the other thing is nutrition, which is important at the cellular level. Cellular level पे अगर nutrition ना पहुंचती हो then the problem arising, the problem are कि वहीं पे कहीं disease या कोई मसला होगा. ठीक है, तो इस वजह से परफ्यूजन इज वाइटल फॉर द न्यूट्रिटिव सप्लाई ऑफ द टिश्यूज, पर्टिकुलर टिश्यूज एज वेल. ऑल्सो द थर्ड थिंग जो कि हमारे पास कॉमन है, बहुत जरूरी है बिटवीन द आर्टीरियल एंड वीनस सप्लाई, इट्स द क्लियरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल द वेस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड, खास तौर पे आपको पता है फूड हैज बीन churned down, खास तौर पे सेलुलर लेवल पे एटीपीज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होती है, और भी इस तरह के हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं that needs clearance as well. So that's why this exchange is very important. Sometime it's been affected, this exchange जो capillary level तक है, ये कभी हमारे पास affect भी होती है by various diseases. तो इस वजह से हमारे पास ये perfusion method बहुत जरूरी है in order to diagnose certain diseases, diagnose them, to monitor them, and actually monitoring like how is it progressing. Secondly, the most important thing is the treatment responses are also like is in the follow up में बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज कि आप देखें कि जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खासतौर पर मेडिसिन में ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, सो वहां पे इसमें कोई बेहतरी आ रही है कि नहीं. सो इसके लिए भी बहुत ज्यादा ये तीन चीजें इसके लिए MRP इस्तेमाल करते हैं. अब आपको पता है कि I'll go through it very quickly because you are very well I've been taught you several times this thing कि mechanism of gadolinium and T1 and T2 weighted. आपको पता है कि ये हमारे पास T1 weighted और T2 weighted जो असल में इसकी पैरामैग्नेटिक एजेंट है, gadolinium हमारे पास जो है ये चिलेट्स में होते हैं, जहां ये जाते हैं वहां पे इसकी शॉर्टनिंग करते हैं. हमारे पास जो टाइम है जब T1 और T2 शॉर्टनिंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अगर T1 में हमारे पास ये शॉर्टनिंग करते हैं तो वहां पे ब्राइट सिग्नल आ जाता है, और अगर T2 में करते हैं तो वहां T2 का सिग्नल जो है वो खत्म हो जाता है और वहां पे हमारे पास वो डार्कर या सिग्नल ड्रॉप हो जाता है. इस वजह से जब गैडोलिनियम हम हाई कंसंट्रेशन में कोई माइक्रोवेस्कुलेचर में देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज है उनका सिग्नल लॉस हो जाता है, और जब सिग्नल लॉस हो जाता है तो हमें बताती है कि यहाँ पे डिजीज की रेलेवेंस हम देख सकते हैं कि डिजीज है या नहीं है. अब अगर इसको पर्टिकुलर इमेज को आप देखें तो चाइल्ड इज हैविंग आपको पता है कि देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स and also there is a tumor that is not that much appreciable on the T1 weighted signal. इसको देखें, A image को आप देखें, यहाँ पे जो ट्यूमर एरिया है, but while giving the contrast agent that particular area is being visualized very 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 greatly in a way कि आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है इस एरिया की कि यहाँ पे ट्यूमर जो है वो नजर आता है आपको. ठीक है, so that's how the gadolinium works, and how the chelate works कि हम इंजेक्ट करते हैं तो वहां पे हमारे पास T1 की शॉर्टनिंग करते हैं, जो कि हमारे पास ब्राइटनिंग आ जाती है उस पर्टिकुलर वेसल की या जो ट्यूमर वगैरह है. अब टेक्निक क्या है इसमें, एक्सोजीनियस कंट्रास्ट एजेंट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो विल बी यूजिंग हमारे क्वांटिटी इज 0.1 मिलीमोल पर केजी ऑफ गैडोलिनियम कंट्रास्ट, जो कि आईवी बेस हम देते हैं. दो चीजें, we can use the power injector as well as we are doing it manually. Majority of the time it's been done manually, but it's good to use the power injector because you are targeting जो कि माइक्रोवेस्कुलेचर लेवल पे है,
तो अब बाद में आपको बताऊंगा कि हाउ मच स्लाइसेस आर इम्पोर्टेंट एंड कितनी क्विकली हमें रिक्वायर्ड है. सो फॉर दैट रीजन we need it to be delivered very quickly. So इस वजह से using the power injected rate of 5 ml per second is recommended. और दूसरा ये कि जो हमारे पास सीक्वेंस है, it's the T2 star weighted sequence, which is you know, is something that you are using the gradient for the T2 in order to reduce its time and achieve the image very quickly, T2 weighted image very quickly. Secondly, it's been combined with the EPI, which is the echoplanar image, that we are using a short short RF जो आप pulses देके quickly कर रहे होते हैं, and you form a train of it. इसको हम कहते हैं EPI sequences. So contrast जो पहला पास होता है through the vasculature, उसको आप टारगेट करते हैं. 15 to 20 slices are recommended for whole brain. पूरा ब्रेन जो है इतने में तकरीबन कवर हो जाता है for one and the sequence lasts for 1 to 2 seconds. लेकिन हम तकरीबन इस तरह की तकरीबन 60 रन्स लेते हैं. 60 रन का मतलब ये है कि you will be doing it 60 times. It's not like a way you are achieving 15 to 20 slices and then आपको पता है कि there are combination of the other sequences types in the physics as well, जो कि you know we only target the central part in the K space in order to save the time. एक इमेज लेके फिर जहां पे चेंज हो रहा था वहां की हम इमेज लेके या इंफॉर्मेशन लेके फिर हम उसको मर्ज कर रहे होते हैं बाय पोस्ट प्रोसेसिंग. सो यू आर टेकिंग 60 रन्स. इस तरह की जो 60 सीक्वेंसेस आप चलाते हैं, लेकिन कैसे चलाते हैं? बिफोर कंट्रास्ट गिवन, ड्यूरिंग कंट्रास्ट एंड आफ्टर कंट्रास्ट, एंड देन यू सी द चेंज. इसमें जो हमारे पास कलर कोडेड मैप्स आ जाती है, जो रॉ डाटा है, इज बीन कन्वर्टेड इनटू कलर कोडेड मैप्स. मुख्तलिफ मैप्स जो है, जो कि आपको पता है कि पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक यूजिंग द सॉफ्टवेयर एंड सम ऑफ द एल्गोरिदम्स. तो हमारे पास जो टेक्निक्स है, वी कॉल इट द रिलेटिव सेरेब्रल ब्लड वॉल्यूम, जो कि असल में पर जो पर्टिकुलर मिलीलीटर ऑफ द ब्लड पर 100 ग्राम ऑफ टिश्यू, ये इसका रिलेटिव हम इसको कहते हैं. और अगर ओवरऑल हम देखें तो वी अचीव अनदर थिंग वी कॉल द सेरेब्रल ब्लड फ्लो, CBF. इसके अलावा टाइम टू पीक इज समथिंग कि काफी व्हाट द पीक जो हमारे पास अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यूज है, बहुत ब्राइट जो हमारे पास ब्राइट इज समथिंग दैट इज एक्चुअली ब्राइट इज द SNR. द SNR जो ब्राइट है हमारे पास, यही असल में हमारे पास इमेज है या इंफॉर्मेशन है. सो टाइम टू पीक इज द top SNR, means the highest SNR, the peak SNR. And then the mean transit time, how much time it took actually, the mean one is not like the low and high, but you know, overall calculating it, taking the mean of it. So this is the one. Have a look at the color coded maps. So the first map is relatively, these are the have a look like these are the responses of the particular, this is the research based thing actually. The contrast has been given, and then you see with the passage of time, or the signal drops and then increases, and then there are two areas. One is the blue area is from the right side, and the purple is from the left side. So these are the research based thing, like how they are varying with the passage of time. So you can also assess it. And secondly, if you can see, is the relative cerebral blood volume. So have a look at the blood volume. The blue and that of the green one is the yellow and the green one is something that is the relative cerebral blood volume. All of the blood volume is being represented there. And then the relative cerebral blood flow is being, you can see it, and then the mean transit time, and then the time to peak is the one. So have a look how all of these appears on different maps that have been formed. Permeability and leakness. What is permeability? You know, normally the flow happens across the membrane as well as across the microvasculature, जो कि हमारे पास arterioles और वो आपस में exchange कर रहे होते हैं. But if there is, like for example, I'll give an example. Have a look at the brain. The brain is having BBB, triple B. Triple B is something like blood-brain barrier. But when this becomes, the triple B becomes the 4 Bs, it's like blood-brain barrier breakdown. Then the issue comes to, it will be because of the necrotic tumors.
necrotic tumor is something tumor that has been dead, or either the irradiation of the tumoral bed. So the tumoral bed are being compromised. So increase in the leakness because of break of the triple B is resulting in accumulation of gadolinium contrast in the extravascular spaces. You know, if this triple B has been compromised, अगर blood brain barrier जो blood brain में होते हैं, अगर ये compromise है तो वहां पे क्या होगा कि breakdown हो चुका होगा. Breakdown क्या है कि जो particular permeability है, permeability is something that exchange through the that particular जो membrane है वो normally it happens that way. लेकिन अगर वहां पे वो compromise है तो वो क्या होगा कि इसके पीछे जो है इसकी जो accumulation of the ये कंट्रास्ट जो कि हम एक्सोजीनियस दे रहे हैं वहां पे accumulation हो जाती है, and that's how the tumors appear like that. And then on the different maps, have a look, जो कि maps मैंने डिस्कस किए, and then there is a graph between that of the white matter and that of the lesion कि कैसे ये वेरी करती है हमारे पास सिग्नल. T1 enhancement effect जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रास्ट एजेंट अब वो है T1 enhancement effect, or to counteract the T2 signal. You know, okay, T2 signal is something. Have a look at here. Okay, here we are having the sulci and the gyri. Between the sulci and gyri, particularly and the sulci, there are the CSF. So have a look. If it could be the that could be bright image as well, then it will be like, you know, superimposition of the हमें पता ना चलता कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पता ना चलता. तो इस वजह से जब गिडोनियम इस्तेमाल करते हैं तो इस एरिया में एनहांसमेंट हो जाती है, और बाकी जो हमारे पास T1 इफेक्ट है वो आ जाता है, T2 इफेक्ट खत्म हो जाता है. इस वजह से हमारे पास जो पर्टिकुलर एब्नॉर्मलिटी है वो नजर आ जाती है. क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ द MRFE, इट कैन बी यूज्ड फॉर द लिस्ट ऑफ द कंडीशंस लाइक स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर्स, डिमेंशिया, you know, psychiatric analysis, and then epilepsy is the common condition, migraine, headaches. These are the you know, another thing you can assess it based on it if there is anything that is happening at the perfusion level, in the molecular microvascular level, and then trauma or either in the multiple sclerosis as well. तो ये सारी हमारे पास ये MRP की सारी applications है. Stroke, you know, stroke there are two types. One is the ischemic and the other is the hemorrhagic. Particularly we are concerned about the ischemic one यहाँ पे, या खास तौर पे इस the brain attack, you know. तो हमारे पास क्या है कि कभी कभी हमें पता नहीं चल रहा होता कि जब ब्रेन स्ट्रोक हो रहा होता है. इशू ये कि when you do CT scan for it, so the sensitivity of the you know, the detection power of the CT scan very particular, early जो हमारे पास ischemia है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता. So for that reason we are using DWI खास तौर पे diffusion weighted imaging या perfusion weighted imaging. But perfusion weighted imaging is far superior in that of the diffusion weighted imaging, क्योंकि perfusion weighted imaging इतने sensitive है हमारे पास कि early periods after the onset of the arterial occlusion खास तौर पे molecular level पे हमें उसका पता चल जाता है. If you can see the comparison between the DWI imaging and that of the PWI imaging, so have a look at here कि आपको जो ये particular area है, only this area has been shown कि ये area bright नजर आया है कि only this area has been compromised, but this is not the case. Have a look at whole of the left side of the जो हमारे पास cerebrum है उसको देखें, तो इसमें खास तौर पे this very particular area जो reddish नजर आ रहा है, यहाँ पे ज्यादा effective हमारे पास arterial occlusions हैं और ये ज्यादा ischemia हो गया. So खास तौर पे the detection power of the PWI is far more in that of the DWI and the other things as well. So खास तौर पे period of 3 to 6 hours early जो है ये window है हमारे पास के onset of the ischemia. If you perform the PWI, the facility available हो high Tesla machine की, so क्या होगा कि आपके पास detection अच्छी नजर आ सकती है stroke की. Comparison between the DWI flare and that of the PWI खास तौर पे magnetic resonance angiography, if you compare all of it, so PWI very specific. Have a look कि the area that has been affected वो आपको बड़ी clearly नजर आती है अगर left side of the brain involve हो. Have a look here, ठीक है. यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास MRI है, तो यहाँ पे भी occlusion होके आगे आपके पास arteries नजर नहीं आ रही.
अगर राइट साइड में देखें तो दिस अनदर केस के उसमें कितनी हमारे पास अच्छी तरह और पूरी डिटेल से एरिया को नजर हमारे पास नजर आ सकता है कि हाउ द पर्टिकुलर एरिया इज बीन अफेक्टेड। और फिर एमआरए पे उस एरिया को जब सप्लाई हो रही होती है तो कंप्रोमाइज सप्लाई आपको आप देख सकते हैं एक्लूडेड जो है खास तौर पे, क्योंकि इस्कीमिया हो चुका होता है बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस इन द ब्रेन, जिसको हम फिर बाद में स्ट्रोक कहते हैं। सो दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट इमेजिंग, और खासतौर पर हमारे पास PWI इज वेरी वेरी इफेक्टिव in a brain. Have a look at here, okay, there is a particular tumor is are here, खासतौर पे glioma is a brain tumor, और बाकी जो ventricles has been pushed away. ये जो पूरा एरिया है ये हमें शो किया गया है, बट वी कैन एक्चुअली सी द परफ्यूजन दैट इज हैपनिंग, खासतौर पे जो ब्लड सप्लाई है उस एरिया को, उस एरिया का जो अफेक्टेड एरिया है उसको हम देख सकते हैं। सो दैट्स व्हाई MRP इज वेरी वेरी इफेक्टिव। देन ये ग्लायोब्लास्टोमा है, वाले ग्लायोब्लास्टोमा, फिर उसकी जो मैपिंग है वहाँ पे ब्लड सप्लाई की ये सारी यू कैन सी इट एंड यू कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स जो कि विंडोज और खासतौर पे कोविड विंडोज को कहते हैं। अदर क्लिनिकल कंडीशन एमआरआई सिर्फ हम एसेस करते हैं इस्केमिक या परफ्यूज अंडर परफ्यूज एरिया के लिए कि उस एरिया में ब्लड जा रही है कि नहीं जा रही, ये हम देखते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशंस है, खास तौर पे आप देखें तो मोया डिजीज जो है, मोया डिजीज इज अ डीजेनरेटिव डिजीज, खास तौर पे जहाँ पे अक्लूजन हो जाती है जो बेजल आर्टरीज है, जो बेजल आर्टरीज है वहां पे अक्लूजन हो जाती है, और ये आमतौर पे डीजेनरेशन तो हैव अ लुक के बाकी जो ब्रेन है उसमें ब्लड फ्लो कंप्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज मोया डिजीज। फिर हमारे पास CNS वेस्कुलरिटीज आर समथिंग जिसकी इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, और आप देखें कि यहाँ पे जो नर्विंग है ऑफ द वेस्कुलरिटीज जो है, जिसको हम CNS वेस्कुलरिटी कहते हैं, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो वेस्कुलरिटीज है इसमें ये शामिल है कि खासतौर पे बहुत सारी जब आप एंजियोग्राफी कर रहे होते हैं, so have a look at the small arteries, they have been occluded in various areas, और खासतौर पे ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं CNS vasculitis. It's not limited to that, there are more application of it as well. Thank you very much.